हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय का परीक्षा के पहले रिवीजन कर रहे हैं और 21 अध्यायों में से हम लोगों ने 10 अध्यायों का रिवीजन कर लिया है। आज हमारे सामने है 11वां अध्याय राजनीतिक दल। यह भी परीक्षा में 4 अंकों का आएगा। बहुत तेज़ी से हम राजनीतिक दल का एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ दिखता है। राजनीतिक दल के अर्थ के बाद जानेंगे राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं, और कार्य अगर जान लेंगे तो उनकी ज़रूरतों को हम महसूस करेंगे। ज़रूरतों को समझने के बाद में देखेंगे कि कितने राजनीतिक दलों की ज़रूरत है और भारत में कितने राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा अपन देखेंगे कि राजनीतिक दलों में जनभागीदारी कितनी है भारत में और शेष विश्व में। इसके बाद देखेंगे कि राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं राजनीतिक दल वाला अध्याय। राजनीतिक दल की अगर अपन बात करते हैं तो हमको अक्सर ये बातें समझ में आती है कि क्या हमें सच में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है। और जब अपन किसी के भी सामने ये बात करते हैं तो अक्सर जो बुजुर्ग लोग हों या अन्य बहुत सारे लोग हैं, ये कहते हैं कि दल काम क्या करते हैं बांटने के अलावा। हमने पिछला अध्याय पढ़ा है जाति धर्म और लैंगिक मिसले, उसमें हमको राजनेताओं के कुछ इस तरह के विचार दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वोटर बटेंगे तभी तो हम फायदे में रहेंगे। यही बात तो हमने जाति धर्म और लैंगिक मसले में राजनीति का संदर्भ देखा है। तो क्या राजनीतिक जीवन की हर बुराई का जिम्मेदार राजनीतिक दल ही होता है? और अगर सारी बुराइयों की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है तो फिर राजनीतिक दल होना ही नहीं चाहिए, और अगर हैं तो उनके काम क्या है? आज इसी संदर्भ में हम लोग जानेंगे राजनीतिक दलों के कार्य, ज़रूरत इत्यादि के संदर्भ में। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजनीतिक दलों की शुरुआत कैसे हुई होगी। शुरुआती राजनीतिक दल जो थे वे केवल संवाद के समर्थक या विरोधी हुआ करते थे। अर्थात किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई अगर संवाद चल रहा है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, तो एक पक्ष में होता था एक विपक्ष में होता था, और इस तरह से राजनीतिक दल तैयार हुआ करते थे। डेमोक्रेटिक दल की अगर अपन बात करते हैं तो अमेरिका में इसे एक बहुत पुराना राजनीतिक दल माना जाता है। आज से 100 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो हमको ऐसे देश गिनती के थे जहाँ पर राजनीतिक दल रहे होंगे, और अगर हम आज देखते हैं तो ऐसे देश गिनती के होंगे जहाँ राजनीतिक दल ना हो। अर्थात वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जो है वो सर्वव्यापी हो चुके हैं, और जब सर्वव्यापी हो चुके हैं तो हमें बहुत अच्छे से ये जानना चाहिए कि राजनीतिक दलों का अर्थ क्या होता है। राजनीतिक दलों के अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो एक सामान्य परिभाषा बाहर निकल कर आती है, समान विचार के लोगों का एक ऐसा संगठन जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता है। काय के लिए चुनाव लड़ता है? सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता है। इसके साथ साथ समाज के अंदर सामूहिक हित के लिए नीति और कार्यक्रम भी ये तैयार करते हैं। अब राजनीतिक दल अगर ये सारा काम करते हैं तो इनके सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के प्रमुख हिस्से के रूप में सबसे पहले नंबर पर आते हैं नेता, दूसरे नंबर पर आते हैं सक्रिय सदस्य और तीसरे होते हैं समर्थक। इनमें नेता और सक्रिय सदस्य तो हमको समझ में आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता की रसीद कटवाई और सक्रिय सदस्य बन गए। सवाल उठता है समर्थक। समर्थक जो है वे सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं होते, जैसे कि अपन शासकीय कर्मचारियों को मान सकते हैं और किशोर अवस्था के बच्चों को मान सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी भी दल के प्राथमिक सदस्य के रूप में जुड़े नहीं होते, लेकिन उसकी विचारधारा के साथ में जुड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समर्थक भी उस राजनीतिक दल का हिस्सा होते हैं। चलिए अपन देखते हैं आगे चल के कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। सबसे पहला कार्य, जैसा कि इसकी परिभाषा में निकल कर आया, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल जो है वह सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए क्या उम्मीदवार जरूरी है, यानी चुनाव जो है उम्मीदवारों प्रत्याशियों के बीच में लड़ा जाता है। अब इन प्रत्याशियों का चयन कौन करता है चुनाव लड़ने के लिए? तो राजनीतिक दल के तो 3 हिस्से हैं, एक है नेता, एक है सक्रिय सदस्य और एक है समर्थक। तो अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है, उम्मीदवारों का चयन दल के सदस्य और समर्थक मिलकर करते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में दलों के नेता जो है वे उम्मीदवारों का चयन करते हैं और फिर वे चुनाव लड़ते हैं। दूसरी अगर विशेषता हम यहाँ पर देखते हैं तो नीति निर्धारण की आती है। राजनीतिक दल नीतियों का निर्धारण कैसे करते होंगे? भारत जैसे विशाल देशों में जहाँ पर बहुत सारी विचारधाराओं के लोग रहते हैं, मुंडे मुंडे मति भिन्ने जैसी स्थिति है, 140 करोड़ लोगों के 40 करोड़ विचार होंगे, तो इन सारे विचारों को एक मंच पर लाने के लिए ये राजनीतिक दल जो है आम राय बनाने का काम करते हैं। यानी आम जनता के बीच में वैचारिक विविधता होती है और उस वैचारिक विविधता को एक मंच प्रदान करते हैं और उस मंच पर आकर एक आम राय कायम करने का कार्य ये राजनीतिक दल करते हैं। तीसरा कार्य राजनीतिक दलों का हम देखते हैं कानून का निर्माण करना।
अब कानून का निर्माण कैसे होगा? राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, आम राय बनाई, चुनाव जीता और पहुंच गए विधायिका में। विधायिका में होता है कानून निर्माण का काम, और उसके पहले विधायिका में कानून निर्माण की एक बहुत लंबी बहस होती है। इसको लेकर के ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक अच्छा वीडियो डाला हुआ है, उसे आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, जिसको देख करके आप समझ जाएंगे कि कानून निर्माण का फ्लो चार्ट क्या होता है। इस तरह से विधायिका में कानून निर्माण पर बहस होती है और फिर अलग अलग दल अपने दलों के निर्देशानुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, सदस्यों के निर्णयों के अनुसार विधायिका में उस कानून के समर्थन में या विरोध में अपना मत देते हैं और इस तरह से कानून निर्माण की प्रक्रिया में वो भाग लेते हैं। और चौथा कार्य होता है जनता को राजनीतिक शिक्षण देना, अर्थात हर दल का अपना अपना सिद्धांत होता है और वे अपने सिद्धांतों के अनुसार जब सरकार में होते हैं वे तो अपनी विचारधारा के अनुसार उस सरकार की कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं और उसको चलाते हैं और उसी आधार पर जनता का प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा विपक्ष में होने पर ये अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं कि सरकार ये बात ठीक कर रही है, ये कानून ठीक है या नहीं है। इस तरह से वे जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते रहते हैं और जनता की जो सोच है, जनता का जो मत है, उसको स्पष्ट करने का कार्य करते रहते हैं। पांचवा कार्य हम देखते हैं विपक्ष की भूमिका। सरकार की गलत नीतियों का विरोध जो है वह विपक्ष करता है। सरकार दलीय विचारधारा से चलती है, ये बात अपन बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि जिस दल की सरकार होगी सरकार उसी विचारधारा से चलेगी, और जो दल सरकार नहीं बना पाता है वह विपक्ष में अपने आप को बैठा हुआ पाता है। तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं और इस तरह से मत भिन्नता होने पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हुए विपक्षी दल खुद को स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि अगले चुनाव में वह सरकार बना सके। छठवां पॉइंट हमारे सामने आता है जनमत का निर्माण। जनमत का निर्माण कार्यकर्ताओं के माध्यम से होता है, यानी वे जो सक्रिय सदस्य हैं वे जनमत का निर्माण करते हैं। विभिन्न मुद्दों पर वे समाज के बीच में जाते हैं, उससे विमर्श करते हैं और सहयोगी संगठनों के माध्यम से, आंदोलनों के माध्यम से, दबाव समूह के माध्यम से वे सरकार पर दबाव डालते हैं और जनमत के दबाव के साथ में कानूनों को, नियमों को या तो बदलवाने का काम करते हैं या नए नियमों को बनवाने का काम करते हैं, या फिर पक्ष वाली सरकार हट भी जाती है। जैसे कि अपन ने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था जिसमें 2014 में यूपीए की सरकार हट गई थी और उसकी जगह पर एनडीए की सरकार ने अपना स्थान बनाया था सरकार में। सातवां बिंदु, और ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कि सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम राजनीतिक दल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जनता और सरकार के बीच कार्य करना, और वो इसलिए ज़रूरी है ताकि सरकारी कामों का लाभ जो है वो जनता को मिल सके। होता क्या है कि सरकार को चलाने का काम सामान्य तौर पर आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये लोग करते हैं और ये बड़े रुतबे वाले अधिकारी होते हैं और सामान्य जनता इनसे कई बार मिलने में भी हिचकिचाती है। तो ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही के इस रुतबे के कारण जनता जो है वो चुप होती है। तो इस मौन धारण किए हुए जनता को मुखर करने का काम करता है राजनीतिक दल। यानी राजनीतिक दल, जैसे कि हमने पाठ शुरू किया था तब देखा था कि भरोसेमंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को ब्यूरोक्रेसी की तुलना में तो फिर भी ठीक मानते ही हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने राजनीतिक दल के अर्थ समझ लिया, राजनीतिक दल क्या काम करते हैं इसको समझ लिया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि राजनीतिक दल ही सारी बुराइयों की जड़ है। चलिए अब अपन देखते हैं इन दोनों चीज़ों के बाद में राजनीतिक दलों की ज़रूरत हमको महसूस क्यों होती है। राजनीतिक दलों की ज़रूरत को महसूस करने के लिए अपन गणित का सवाल हल करते हैं। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय में अपन देखते हैं ना कि माना कि कोण a बराबर 90 अंश नहीं है। इसी तरह से अपन राजनीतिक दलों की ज़रूरत को महसूस करने के लिए अपन माना कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत है ही नहीं। अब अगर सोच लीजिए आपकी राजनीतिक दल नहीं है, और अगर राजनीतिक दल नहीं है तब पहली स्थिति ये बनेगी कि सारे उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक दल क्या काम करते हैं? चुनाव लड़ने का काम करते हैं, जनमत संग्रह का काम करते हैं, नीति जन विचारों को एक मंच पर लाने का काम करते हैं। अब वो सारा काम खत्म हो गया। अब उम्मीदवार क्या हो गए? निर्दलीय हो गए। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और जब इसकी कोई गारंटी नहीं है तो होगा क्या कि सरकार की उपयोगिता ही संदिग्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार में जो है, अगर आज की कंडीशन में हम ये देखें कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों की ज़रूरत होती है। अब चूंकि राजनीतिक दल तो है ही नहीं है और 545 सांसद जीतकर चले गए, तो सरकार बनने के लिए एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कोई कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और इस तरह से सरकार बनना ही कठिन लगेगा। और चलो मान लो जैसे तैसे सरकार बन भी गई
तो क्या होगा, सारे के सारे सांसद केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की चिंता करेंगे और राष्ट्रीयता की बात खतरे में पड़ जाएगी, यानी सारे देश के प्रति जिम्मेदारी का अभाव हो जाएगा। ये पहली समस्या आएगी। दूसरी समस्या हम देखते हैं प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र की। अब 140 करोड़ लोगों में कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई अपने अपने काम में लगा है। सबको तो टाइम है नहीं है कि राजनीति करके देश चलाने का काम करें या अपनी समाज को बनाने का काम करें। तो बड़े और जटिल समाजों में होता क्या है कि राजनीतिक दल जो है प्रतिनिधि व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने का काम करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर विचारों का समन्वय करते हैं। जैसे कि ये जो है, हम सारी जनता मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे बदले में वहाँ जाकर शासन संचालन और सत्ता संचालन का काम करता है। अब अगर ये लोग नहीं हैं तब ये सारी समस्याएं सामने आएंगी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं जिम्मेदार सरकार बनाना। जिम्मेदारी का है कि अखिल भारतीय प्रतिनिधियों का संघ है सरकार, मतलब पूरे देश से 543 लोग चुनकर आ रहे हैं। अब क्या होगा, सरकार का समर्थन, ये सारे लोग सरकार को समर्थन दिए रहते हैं, उस पर अंकुश बनाए रहते हैं, मजबूत विपक्ष बनता है। अब सारे के सारे निर्दलीय हैं, हो सकता है सारे पक्ष में हो जाएं, हो सकता है सारे विपक्ष में हो जाए, मतलब कुल मिला के फिर राज नहीं होगा, फिर अराजकता हो जाएगी, राजकता समाप्त हो जाएगी और अराजकता की स्थिति बन जाएगी। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं अपन, लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त होते हैं राजनीतिक दल। क्यों? क्योंकि ये दल प्रतिनिधित्व देकर नीतियाँ बनाते हैं, प्रतिनिधि सरकार की ज़रूरत को पूर्ण करते हैं, लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। यानी अब अपन ये समझ गए हैं कि राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। अब ध्यान रखिएगा, आगे से बिना सोचे समझे किसी भी राजनीतिक दल की बुराई हमको नहीं करनी है। तो इस तरह से राजनीतिक दल जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी ज़रूरत हमारे लिए है। चलिए, अगर राजनीतिक दलों की ज़रूरत है तो सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल कितने होना चाहिए और राजनीतिक दल बनाने की प्रमुख शर्त क्या है। तो शर्तों की तो कोई बात ही नहीं है, समान विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाएं और जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन किसी चुनाव कार्यालय में करवा लें अपने देश के, और राजनीतिक दल बन के तैयार। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, 50, 60, 100, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ जितने लोग हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और अपना राजनीतिक दल बना लें। और अलग अलग देशों में राजनीतिक दलों की संख्या इसी आधार पर अलग अलग हमको दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश में कितने राजनीतिक दल होना चाहिए। चलिए अपन इसको देखते हैं। राजनीतिक दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था होती है। पहली, यह व्यवस्था सामान्य तौर पर साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है, जैसे चीन, क्यूबा, लाओस, वियतनाम, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया इत्यादि। इस व्यवस्था को अलोकतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि चुनावों की दौड़ में एक ही प्रत्याशी भाग ले रहा है और जब एक ही भाग रहा है तो वही जीतेगा। मतलब एक भाग रहा है तो एक ही भाग लिया और एक ने भाग लिया तो भाग भाग के एक ही जीत गया। फिर दूसरे नंबर पर आती है 2 दलीय शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है कि सत्ता जो है मुख्य रूप से दोनों दलों के बीच में अदलती बदलती रहती है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, कैरेबियाई देश हैं, कनाडा है ये। यानी कि किसी भी चुनावी दौड़ में 2 लोग दौड़ रहे हैं, अब 2 में से कोई ना कोई एक जीत जाएगा, या तो डेमोक्रेटिक जीत जाएगा या रिपब्लिकन जीत जाएगा। कभी रिपब्लिकन हार जाएगा, कभी डेमोक्रेटिक हार जाएगा। तो इस तरह से एक के बाद एक दल चुनाव जीतते रहते हैं। कई बार एक ही दल 2 बार चुनाव जीत जाता है। तीसरी व्यवस्था होती है बहुदलीय व्यवस्था। अब ये बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है? विविधता भरे भौगोलिक विशालता वाले देशों में इस तरह की व्यवस्था चलाई जाती है और इन देशों में सामान्य तौर पर दल जो है प्रतिनिधित्व देकर अपनी नीतियां बनाते हैं। ये देश होते हैं अर्जेंटीना, आर्मेनिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन। भारत में भी हमको इस तरह की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी दुनिया में कहीं पर एक दलीय शासन व्यवस्था है, कहीं 2 दलीय शासन व्यवस्था है और कहीं पर बहुदलीय शासन व्यवस्था है। इस मानचित्र में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये जो नीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था है, हरे रंग में हमको द्विदलीय शासन व्यवस्था दिखाई दे रही है, और ये जो पीला रंग ये वाला दिख रहा है ये डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, मतलब एक ही पार्टी जो है वो बार बार चुनाव जीतती रहती है, उस तरह की पार्टी है। सिंगल पार्टी सिस्टम रेड में दिखाई दे रहा है, लाल में, और कुछ हिस्सा हमको ऐसा भी दिखाई दे रहा है जहां पर कोई पार्टी सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे ये खाड़ी के कुछ देश है, सऊदी अरेबिया वगैरह, यहाँ पर हमको किसी तरह का कोई पार्टी सिस्टम दिखाई नहीं देता है। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे राजनीतिक दल हैं, देश में अलग अलग हैं, तो हम
चलिए देखते हैं कि भारत में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। ये भारत, नीला रंग दिखाई दे रहा है। नीला रंग का मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब बहुदलीय व्यवस्था। चलिए देखते हैं भारत की बहुदलीय व्यवस्था, यानी भारत में कितने राजनीतिक दल हैं वाला सवाल अगर आता है तो भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। और यह व्यवस्था इस तरह से चलती है कि सत्ता जो है बारी बारी से अलग अलग विचारधारा, सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती और जाती रहती है। ये इस तरह से अपन यहाँ पर देखते हैं कि सन 2004 में संसदीय चुनाव जब हुए थे तो वहाँ पर किसी एक दल की सरकार नहीं बन पाई थी, तो 2 या 2 से अधिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। और इसमें एक गठबंधन कहला रहा था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दूसरा था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और एक था वाम मोर्चा, यानी एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट। इस तरह से 2004 के संसदीय चुनावों में हमको ये चुनावी गठबंधन दिखाई दिए थे, जिसमें उस समय संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की जीत हुई थी। फिर 2014 का जब चुनाव हुआ उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत हो गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्ता जो है बारी बारी से अलग अलग विचारधारा वाली राजनीतिक दलों में या राजनीतिक दलों के समूहों के बीच में आती जाती रहती है। आगे हम देखते हैं क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। अब यह जो है सवाल परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं और राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में अंतर अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दल यानी किसी भी एक क्षेत्र विशेष का दल, वो केवल क्षेत्रीय मुद्दे उठाएगा, जबकि राष्ट्रीय दल जो है वे पूरे राष्ट्र के मुद्दे उठाकर उस पर बात करते हैं। क्षेत्रीय दल पर अक्सर क्या होता है, एक व्यक्ति या एक परिवार का ही प्रभुत्व होता है, जबकि राष्ट्रीय दल में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। क्षेत्रीय दल केवल क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं और उनका अस्तित्व भी क्षेत्रीय होता है, और राष्ट्रीय दल का प्रभाव पूरे देश में हमको दिखाई पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय दल के लिए ये चौथा पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में केवल यही आता है कि राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का अथवा, ये याद रखना, अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। अर्थात यदि अपन ये देख लें कि अभी 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं। अब यदि यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल को इस लोकसभा के चुनाव में मान लिए कि कुल वोटर थे 150, लेकिन इन 150 वोटर्स में से केवल 100 वोटर ने वोट डाली। अब इन 100 वोटर्स में से जिस भी राजनीतिक दल को 6 वोट मिल जाएंगे, साथ में 4 कैंडिडेट उसके जो है वो जीत जाएंगे, वह राजनीतिक दल कहलाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ये तो हो गया लोकसभा की स्थिति में। अब यदि राज्यों के चुनाव की हम बात करें तो ये 1, 2, 3 और ये चौथा राज्य। तो इस तरह से 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य और 4 राज्यों में चुनाव हुए, और इन चारों राज्यों के चुनाव में फिर वही कंडीशन होगी। मान लो इन सारे राज्यों के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या थी 200 और वोट पड़े 100। तो इन 100 में से इन चारों राज्यों में मान लो इसमें 1 वोट किसी को मिल गया, इसमें 2 वोट मिल गया, इसमें भी 1 मिल गया, इसमें 2 मिल गया, इस तरह से कुल मिला के 6 वोट या 6 से अधिक वोट मिल गए, तो वह दल राष्ट्रीय दल कहला जाएगा। अब राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की बात करें तो लोकसभा की जगह पर हो जाता है राज्यसभा और सीटें 2 हो जाती हैं। यानी किसी भी विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोटों का 6% या 6 से अधिक उसको मिल जाए और साथ में वो 2 सीटें जीत जाए, तो वह कहलाता है क्षेत्रीय दल। तो इस आधार पर हमने भारत में देखा है कि इतने राजनीतिक राष्ट्रीय दल होते हैं। राष्ट्रीय दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। संस्थापक नेता ए.ओ. ह्यूम थे। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह ये इस पार्टी के प्रमुख नेता हैं। वर्तमान में राहुल गांधी हैं। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है, इसकी विचारधारा ये है। परीक्षा में कई बार आ जाता है किसी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में टिप्पणी लिखने को, तो आपको ये वाला चार्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख लें, और इनके बारे में आपको बहुत शॉर्ट में दी गई है जानकारी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह से ये पार्टियों के नाम दिए गए हैं। तो इस तरह से हमको ये राष्ट्रीय दल दिखाई देते हैं। चलिए देखते हैं क्षेत्रीय दल। तो क्षेत्रीय दल आपको ये भारत के मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर कौन सा दल क्षेत्रीय भूमिका में है। तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है, तृणमूल कांग्रेस को हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा शिवसेना को हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है।
तमिलनाडु में एडीएमके डीएमके दिखाई पड़ता है। तो इस तरह बहुत सारे क्षेत्रीय दल हमको दिखाई देते हैं। वर्ष 2023 आते आते राष्ट्रीय दलों की स्थिति बदल जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी हमको यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। इसकी जगह पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी आ गई। हालांकि अब बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे करके राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा खोती जा रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ऐसे राजनीतिक दल हमको दिखाई देते हैं जो लगातार राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में सक्रिय हैं। यानी परीक्षा में इन दोनों में से किसी एक के बारे में लिखने को आ सकता है और अधिक से अधिक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। राष्ट्रीय दल की स्थिति हर बार बदलती रहती है। कभी राष्ट्रीय दल की स्थिति लोकसभा चुनावों के अनुसार बदलती रहती है। मान लो अगर अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी को 6% से कम वोट मिले तो राष्ट्रीय दल का दर्जा ये खो देगी। तो इस तरह से किसी भी दल को और उसकी जगह पर कोई अन्य पार्टी आ जाए, क्षेत्रीय पार्टी, मान लो शिवसेना है, उसको 6% से अधिक वोट, मान लो उसको 6% से अधिक वोट मिल गए और 4 उम्मीदवार जीत गए तो वह राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हो सकती है। तो इस तरह से कोई भी दल राष्ट्रीय दल बन सकता है यदि उस मापदंड को वह पूरा कर देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि लोग राजनीतिक दलों को गालियां तो बहुत देते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रति उनकी सोच क्या है, उसके लिए कुछ सर्वे किया गया है। वहाँ पर अपन देखते हैं कि राजनीतिक दलों में जनभागीदारी का स्तर क्या है। राजनीतिक दलों की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण एशिया, पूरे दक्षिण एशिया यानी हमारा जो भारत है, चीन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे देशों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सर्वे करने पर ये निकल कर आता है कि 20% लोग जो है वह पूरा भरोसा या कुछ भरोसा करते हैं, लेकिन 37% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भरोसा या बहुत कम भरोसा राजनीतिक दलों पर करते हैं और 43% लोग तो राजनीतिक दलों के बारे में ज़्यादा कुछ बात करना नहीं चाहते। उन्होंने कह दिया नो कमेंट। अगली लाइन पर हम जाते हैं, अगले पॉइंट पर, कितने लोग अपने आप को किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ उसका नेता, उसका सक्रिय सदस्य या उसका समर्थक बताते हैं। तो यह स्थिति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ हम कहते हैं राजनीतिक दल अच्छे नहीं हैं, दूसरी तरफ ये होड़ लगी रहती है कि हम भैया कांग्रेसी हैं, हम भैया भाजपाई हैं, हम भैया बहुजन समाजवाद से जुड़े हुए हैं, हम समाजवादी हैं। इस तरह से लोगों के अंदर ये होड़ लगी रहती है कि हम फलानी पार्टी से जुड़े हैं और दूसरी तरफ लोग राजनीतिक दलों को बुरा भी बोलते हैं। ये देखिए आप इस सर्वे में 1971 में जहां 38% लोग ये कहते थे कि हम किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वह संख्या 2004 में 53 पहुंच गई थी, 2005 में 48 पहुंच गई थी और अभी अगर सर्वे हो जाए 2025 में तो मुझे लगता है लगभग 60% के लोग इस तरह से निकल कर आएंगे जो किसी न किसी राजनीतिक दल से खुद को जुड़ा हुआ बताएंगे। अब इसी आधार पर चौथे पॉइंट पर हम बात करते हैं कि भारत में पार्टियों की सदस्यता कैसी बढ़ी है। ये देखिए आप, लगातार भारत में 1967 से लेकर 2004 तक ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। यानी अगर हम 2025 में जाकर देखते हैं तो ये ग्राफ मेरे ख्याल से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमने देख लिए जनता की भागीदारी राजनीतिक दलों के प्रति। अब पूरी दुनिया में क्या पोजीशन है देखते हैं। दक्षिण एशिया और शेष विश्व की कंडीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पीले रंग से मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है दक्षिण एशियाई देशों को, बांग्लादेश, भारत, चीन, ये दक्षिण एशियाई देश हैं। अब यहाँ पर विश्व के नक्शे में आप देख रहे होंगे तो ये देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि हम किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। और अगर दुनिया का एवरेज निकालते हैं, हम सारे वर्ल्ड का एवरेज निकालते हैं तो विभिन्न दलों से जुड़े हुए लोगों की सदस्य संख्या जो है वह 9.1% के लगभग निकल कर आती है। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि जनता एक तरफ तो राजनीतिक दलों को बोलती है कि ये ठीक नहीं है और दूसरी तरफ उनसे जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि दुनिया में लोग राजनेताओं के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सर्वे में 27% लोग जो कनाडा के रहने वाले हैं वो कहते हैं लिबरल्स को सत्ता में आना चाहिए, 35% कनाडा वासी कहते हैं नहीं कंजर्वेटिव को आना चाहिए और 90% और 98% लोग क्या कह रहे हैं कि सारे राजनेताओं को एक बड़े कार में डिक्की में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। अब आप सोचिए कि कनाडा में तो द्विदलीय व्यवस्था होगी तो वहाँ पर राजनेताओं की संख्या कम होगी, यानी एक कार में बैठकर वहाँ पर छोड़ा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि भारत के लिए तो मेरे ख्याल से कि पूरी ट्रेन ले जाना पड़ेगी अगर राजनेताओं के प्रति इस तरह की नेगेटिव सोच हुई तो सवाल हमारे सामने यही निकल कर आता है कि आखिर राजनेताओं को गलत क्यों समझा जाता है। राजनीतिक दलों के सामने ऐसी कौन सी समस्याएं या ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिसकी वजह से जनता उनको जो है भरोसे की कसौटी पर नहीं उतार पाती है। चलिए देखते हैं राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां। यहाँ पर ये देखिए
गठबंधन सरकार चलाना कितनी बड़ी चुनौती होती है। 1998 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसने क्षेत्रीय दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार चलाई। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था में, एक दलीय शासन व्यवस्था तो एक ही आदमी दौड़ रहा है और वही जीत रहा है वाली कहानी होती है। इसके अलावा हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को जो है बोल रहा है भैया कृपया ध्यान दो और कुछ अच्छे काम करो जनता के सामने वोट लेने के लिए। तो राजनेता कहते हैं भैया ये चुनावी अनुशासन जो है हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। यहाँ एक महोदय ये हैं बर्लुस्कोनी, ये इटली के राजनेता थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, बिजनेस टाइकून थे। पूरी टीवी टावर सब खरीद लिया, सारे दृश्य श्रव्य माध्यम खरीद लिए और उनको कठपुतलियों से चला रहा है। मीडिया ईडिया सब इनके इशारों पर नाच रही है। तो इस तरह से चलने वाले लोग जब राजनीतिक पार्टियों को लोग चलाते हैं तो जनता के सामने एक नेगेटिव छवि जाती है। तब निकल कर आती हैं राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। मतलब राजनीतिक दल अगर इस तरह से चलेंगे तो निश्चित रूप से जनता के लिए तो वे नेगेटिव मार्किंग में रहेंगे। सबसे पहली चुनौती होती है राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र की, यानी पार्टी के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। अर्थात अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ये सोच ले कि नहीं इस बार जो है किसी विधानसभा सीट से एक्स व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है, अब ये निर्णय किसने ले लिया भारत में, किसी नेता ने ले लिया उसी पार्टी के, और उस पार्टी के जो सदस्य हैं या उसके समर्थक हैं वो चाह रहे हैं कि नहीं एक्स को नहीं वाई को अवसर मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का, लेकिन नेता के कहने के अनुसार एक्स को अवसर मिल जाएगा, वाई को नहीं मिलेगा। यही आंतरिक लोकतंत्र की समस्या अक्सर पार्टियों में हमको दिखाई पड़ती है। दूसरी समस्या हमको दिखाई देती है वंशवाद की, यानी अनेक ऐसी पार्टियां भारत में हैं जिसमें किसी एक ही परिवार या एक ही वंश के व्यक्ति का दबदबा हमको दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हमको दिखाई देती हैं और ये लगता है कि उस वंश या उस परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार का व्यक्ति उस पार्टी के प्रमुख पदों पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। तीसरी समस्या हमारे सामने आती है राजनीतिक दलों के लिए पैसा और अपराध। राजनीतिक दल क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं और चूंकि सत्ता हासिल करने के लिए ये लोग साम दाम दंड भेद हर तरीके के प्रयोग अपनाते हैं, हर तरीके अपनाते हैं और इसी वजह से बाहुबलियों का और अमीरों का पार्टियों में बोलबाला हो जाता है और गरीब व्यक्ति जो सिद्धांतवादी होते हुए भी राजनीतिक दलों के सांचे पे खरा नहीं उतरता और उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता और अपराधी लोग आगे आ जाते हैं। चौथा प्रमुख जो चैलेंज है वो है विकल्पहीनता। जब ये तीनों चीज़ें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये सारी चीज़ें जब हमको सभी पार्टियों में दिखाई देती है तो पब्लिक के सामने ये आता है कि यार ये सारे के सारे तो एक जैसे हैं, हम किस पार्टी का चुनाव करें। तो इस तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा अपने आप की भले भी अलग अलग बताएं, लेकिन जब चुनाव मैदान में जाती हैं तो लगभग हम सभी पार्टियों को और अनेक उम्मीदवारों को वोट के लिए नोट बांटते हुए, कंबल बांटते हुए, साड़ी बांटते हुए देखते हैं और इस तरह से हमें सारी पार्टियों के जो नीति और कार्यक्रम हैं वे बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखाई नहीं देते। तो इस तरह से विकल्पहीनता की स्थिति दिखाई देती है और फिर लगता है कि यार एक ऐसी पार्टी आना चाहिए जो इस तरह की ना हो। तो इस तरह से अगर राजनीतिक दल इन चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो जनता के भरोसे पर वे खरा उतरने लगेंगे और राजनेता और राजनीतिक दलों के प्रति लोगों का जो नज़रिया है वह ठीक हो जाएगा। चलिए अपन देखते हैं कि राजनीतिक दल अपने आप में सुधार लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन सरकार के स्तर पर या चुनाव आयोग के स्तर पर किस तरह से दलों को सुधारने के लिए काम किया जा सकता है या किया जा रहा है। सबसे पहला काम हम देखते हैं कि दल बदल कानून में सख्ती। सांसदों और विधायकों को हम देखते हैं कि सरकार बनाने के लिए कई बार होता है कि जैसे मान लो 272 मेंबर्स की ज़रूरत है और सरकार बनाने के लिए किसी के पास में केवल 270 मेंबर हैं और किसी राजनीतिक दल के पास में सिर्फ 2 मेंबर की और ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य राजनीतिक दल के व्यक्ति को ये लोग खरीद फरोख्त करके और अपने साथ में जोड़ लेते हैं और इस तरह से अपनी सरकार बना लेते हैं। तो इस तरह के दल बदल कानून में सख्ती होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे सामने दिखता है कि पैसा और अपराध को रोकने के लिए शपथ पत्र के माध्यम से उम्मीदवारों की आय और अपराधों का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, जो कि चुनाव आयोग वर्तमान में कर भी रहा है। तीसरा पॉइंट हमारे सामने आता है दलों की आय पर निगरानी रखना। दलों की आय पर निगरानी रखने का भी एक सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद चौथा है महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से ये बात करूँ कि भारत में जनसंख्या के अनुपात में जो जेंडर रेशो है उसके अनुसार प्रति 1000
पुरुषों पर यदि 941 या 940 के करीब महिलाओं की संख्या है तो उसी अनुपात में उनको विधायिकाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद 5वां बिंदु हम देखते हैं सुधार का, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। 6वें बिंदु पर हम देखते हैं सरकारी खर्चे पर ही चुनाव होना चाहिए। सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आओ, अपनी अपनी बात करो और घर जाओ। राजनीतिक दलों को अपने व्यक्तिगत खर्चे पर चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए। 7वें बिंदु पर सुधार के लिए हम देखते हैं कि दलों पर जन दबाव होना चाहिए। आंदोलन, पत्र लेखन, मीडिया आदि के माध्यम से जनता दलों पर दबाव बनाए रखे। और अंत में अपन देखते हैं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। यानी सारी की सारी बात डिपेंड करती है अच्छे लोगों को। जो लोग राजनीति को स्वच्छ देखना चाहते हैं उनको अवश्य ही राजनीति में आना चाहिए। राजनीति तभी अच्छी होगी, राजनेता तभी अच्छे होंगे, राजनीतिक दल तभी अच्छे होंगे जब अच्छे लोग राजनीति का रुख करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद कर सकता हूं कि आप अपने जीवन में कैरियर बनाइए, नो डाउट। लेकिन अगर आपको लगता है कि देश में राजनेता अच्छे नहीं हैं, राजनीतिक दल अच्छे नहीं हैं, तो आप लोगों को भी भविष्य में राजनीति में आने पर विचार करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, राजनीति में आप बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपको कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक और मुझे दीजिए इजाज़त इस पाठ के समाप्ति के साथ में। जय हिंद, जय भारत।